RNN समझ आ गया, ठीक है, RNN क्या है और LSTM क्या चीज़ है, GRU क्या है, बाई डायरेक्शनल क्या चीज़ है। तो आज लास्ट टाइम जो हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी ना, आज उसका कोड करना है किसी डाटा सेट के ऊपर। डाटा सेट जो चूज़ किया है वो मैंने आपको कहा था एक दफ़ा देख लो, IMDb एक वेबसाइट है, उस पर जो मूवीज़ रिलीज़ होती है ना उनके रिव्यूज़ होते हैं, मतलब उनका सेंटीमेंट कह लो कि होता है, यानी लोगों के जज्बात, ठीक है, यानी मूवी कैसी थी, अच्छी थी, नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी उनके हवाले से जो भी होता है ना, यानी एक आम बंदा भी वहाँ जाके अपने रिव्यूज़ दे सकता है। अकाउंट बनाना होता है सिंपल, और किसी मूवी के बारे में आप कह सकते हो कि ये मूवी अच्छी थी, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। आप यकीन करोगे 250, 300 वर्ड्स के रिव्यूज़ देते हैं लोग, इतना फालतू टाइम है, लेकिन है सही है ऑब्वियसली लोगों के पास। तो वो एक डाटा सेट था, डाटा सेट को कलेक्ट किया गया और उठा के ना एक CSV बना के टेंसरफ्लो के अंदर डाल दिया उन्होंने। तो हम टेंसरफ्लो से ही उस लाइब्रेरी, उस डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। पहले डाटा सेट थोड़ा सा पुराना है, यानी आप कह लो कि सन 2000 तक की मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं उसमें, ठीक है। तो उस पर हम जो है वो उसको इंपोर्ट करेंगे और उस पर अपना सेंटीमेंट एनालिसिस, यानी इसमें जो जज्बाती एक एनालिसिस है वो हमने इस पर परफॉर्म करना है, ठीक है। कोडिंग सारी सेम है जितनी अभी तक की है हमने, थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ आएगा मैं बता दूंगा। कोडिंग सारी नहीं लिखी मैंने, सबसे पहली चीज़, जो लाइन सेम है मैंने वहाँ पे सिंपल लाइन डाल दी है, इसीलिए मैंने आपको इसका PDF भी दे दिया है, इसका HTML फाइल भी दे दिया है। और जो एक नया डाटा सेट जिसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन लेनी है, नॉर्मली तो ये है कि इसके अंदर ट्रेनिंग डाटा भी अलग है, टेस्टिंग डाटा अलग है। ट्रेनिंग करेंगे, टेस्टिंग डाटा पे भी प्रिडिक्शन लेंगे, लेकिन साथ में एक जो नई मूवी आज रिलीज़ हुई है या आजकल में रिलीज़ हुई है उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन लेंगे, ताकि पता चले कि आज के हवाले से कितना जो है वो एक्यूरेट है, और उस पर भी हम काम करेंगे आज। अच्छा, जो मैंने इसमें आपको फाइल दी है CSV, जो वो बेसिकली आज जो लेटेस्ट मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं ना, दो ही चल रही हैं। अगर हम इंग्लिश मूवीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन मूवीज़ की बात नहीं कर रहे, तो ओपनहैमर एक जो लेटेस्ट मूवीज़ रिलीज़ हुई है, और एक और जो है बारबी जो है वो काफ़ी फेमस हो रही है आजकल। उस हवाले से मैंने चूज़ किया था बारबी को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ओपनहैमर से ज़्यादा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो CSV फाइल आपको दी है ना मैंने, वो मैं जस्ट IMDb की वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ से मैंने 10 रिव्यूज़ निकाल के उसकी CSV फाइल आपको दे दी है, ठीक है। और उसमें 10 रिव्यूज़ में ऑलमोस्ट हाफ जो है वो नेगेटिव है, मतलब हाफ लोगों को अच्छी नहीं लगी और हाफ लोगों को पॉजिटिव यानी अच्छी लगी। अगर आप CSV फाइल को खोल के चेक करोगे तो उसमें जो पहला कॉलम है उसमें रिव्यू, पूरा रिव्यू ऑलमोस्ट कोई 200 वर्ड्स का होगा या इससे भी कम होगा या ज़्यादा का होगा, और उसके आगे जो सेकंड कॉलम है उसमें उसका सेंटीमेंट, कि वो नेगेटिव उसको समझता है कि अच्छी नहीं थी या फिर अच्छी थी, ठीक है। तो वो आज की मूवी लेटेस्ट जो रिलीज़ हुई है उसका डाटा सेट भी दिया है मैंने आपको फॉर प्रिडिक्शन, और जो मॉडल को ट्रेन करेंगे वो हम IMDb के जो एक जर्नलिक डाटा सेट है उस पर, ठीक है। अच्छा, पहले डाटा सेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। नाम है IMDb, क्योंकि वेबसाइट का नाम ही यही है, और 50,000 मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं, 50,000 मूवीज़ के रिव्यूज़ हैं, और जिसमें हमारे पास 25,000 ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पहले सेलेक्ट किए हुए हैं और टेस्टिंग के लिए भी 25,000 किए हैं। और जो उन्होंने रेशो रखी है ना वो 50% की रेशो रखी है, कि 50% इन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज़ उठाए हैं उसमें से, यानी वो रिव्यूज़ जिनको मूवीज़ अच्छी लगी हैं, और 50% वो रिव्यूज़ उठाए हैं जिनको अच्छी नहीं लगी, यानी उनको उन्होंने नेगेटिव कह दिया। और इसका जो क्राइटेरिया है चेक करने का वो है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी वैल्यू। मिसाल के तौर पे अगर किसी को मूवी पसंद आई है, ठीक है, तो वो क्लोज टू 1 होगा, यानी अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से 1 तक की जो है वो आपकी वैल्यू होगी। यानी अगर किसी ने 0.7 अगर आंसर आता है, ठीक है, ट्रेनिंग का आंसर 0.7 आ रहा है, तो 0.7 यानी उसको मूवी अच्छी लगी है, यानी वो क्लोज टू 1 है। 0.5 से अगर नीचे कोई वैल्यू आ रही है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव सेंटीमेंट में काउंट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डाटा सेट है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है, और ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दी है कि 50,000 आपके पास एंट्रीज हैं और 25,000 ट्रेनिंग साइज है और 25,000 जो है इसका टेस्टिंग है, और सेंटीमेंट जो यूज़ किया हुआ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है क्लोज टू 1 वैल्यू, और जो नेगेटिव है वो क्लोज टू 0 वैल्यू। एक चीज़ और है कि इसमें हमें आपके जो वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा सेट हमने जस्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है, और ये सारे आपके जो रिव्यूज़ के जो वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट हुए हैं पहले से, यानी उनके नंबर्स कन्वर्टेशन जो है ना वो हुई हुई। हम क्या करेंगे, सिंपल उसके वेक्टर्स बनाएंगे। कल हमने जो लैब की थी ना उसमें हमने 2 काम किए थे ना।
पहले हमारे पास डाटा आया टेक्स्ट की फॉर्म में, उसके हमने नंबर्स बनाए 2 3 4, ठीक है। उसके बाद उसके वेक्टर बनाए, यानी उसको स्केल किया ताकि आगे मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई हो सके। इसमें हाफ काम हुआ है, यानी उसके आपके जो वर्ड्स हैं यानी जो रिव्यूज़ हैं उसके नंबर्स कन्वर्टेशन ऑलरेडी हुई है, हम सिर्फ उसके वेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आगे वही चीज़ RNN को प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ समझ आइए आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारा स्टेप ऑब्वियसली लाइब्रेरीज इंपोर्ट का है। हमने क्या किया, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया, पांडास को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद टेंसर फ्लो का जो केरास मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लिया। मैटप्लॉटलिब करना चाहो कर लो, क्योंकि मैंने जो आपको फाइल दी है PDF उसमें मैंने एक्यूरेसी का और लॉस का प्लॉट बनाया हुआ है। तरीका वही है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा उसको, क्योंकि वो सेम है आपका ऑलरेडी। और उसके बाद अब क्या है अगला स्टेप हमारे पास कि हमने डाटा सेट को इंपोर्ट करना है। एक बनाया वेरिएबल, वेरिएबल का नाम मैंने IMDb ही रख दिया है, और केरास डॉट डाटा सेट्स डॉट IMDb, जैसे कि केरास डॉट डाटा सेट डॉट एमनिस्ट था या फैशन एमनिस्ट था या साइफर किया आपने, सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डॉट IMDb लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद ये भी वही अगेन सेम चीज़ है। अगर आप चाहो तो, अब इमेजेस मैंने नहीं कहा क्योंकि इमेजेस नहीं है, आप ये चीज़ अपनी मर्जी से दे सकते हो। तो मैंने ट्रेनिंग वाला जो है वो सिनेरियो यूज़ किया है यहाँ पे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, और उसके बाद अपने डाटा सेट को लोड कर लिया। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, और क्योंकि वो सारी जो डाटा सेट की वैल्यूज है डाउनलोड कर रहा होता है। और उसके बाद अगला है आपने चेक करना है उसकी शेप क्या है। वो ऑब्वियसली 25,000 है, वो मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि ट्रेनिंग में 25 हैं, और इस तरह से जो है ना सारा सिनेरियो होगा आपका। और उसके बाद फर्ज करो अगर मैंने किसी एक रिव्यू को चेक करना है कि उसके अंदर है क्या, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग के आगे या टेस्टिंग के आगे मैं एक उसका सिंटैक्स नंबर इंडेक्स नंबर दे दूंगा कि भाई इस इंडेक्स पे जो रिव्यू है उसका मुझे बताए। तो वो क्या करेगा, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ कहा कि एक्स ट्रेन आगे ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दिया, उसका 4 नंबर पे कौन सा उसका जो है रिव्यू है, तो वो एक लंबी सी आपको अरे देगा जिसमें सारे नंबर्स होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है। अब नंबर्स तो हमें समझ नहीं आते, तो उसके लिए बेसिकली ना एक कमांड होती है imdb.getWordIndex। तो ये कमांड क्या करेगी, उस सारे नंबर्स को दोबारा वर्ड्स में कन्वर्ट करके दिखा देगी कि अंदर बेसिकली क्या सारा आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एग्जैक्ट सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, आप वहाँ से देख सकते हो उसमें से जो आपकी PDF फाइल मैंने दी है, लेकिन ये वाला एट्रीब्यूट यूज होता है इसके लिए, ठीक हो गया। और अगर उसकी लेंथ चेक करनी है तो ये जो मैंने बेसिकली एक्सट्रेन जो 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है रिव्यू, इसकी लेंथ क्या है, यानी इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो वो बता रहा है इसमें 147। तो इसकी लेंथ भी चेक की जा सकती है, किसी भी रिव्यू की जो डाटा सेट में है इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी लेंथ भी चेक की जा सकती है कि कितने वर्ड्स का वो रिव्यू है। तो ये जो आपके पास रिव्यू है 4 नंबर पे जो पड़ा हुआ है, इसके 147 है, ठीक। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक। उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके भी देखा जा सकता है इस कमांड के जरिए कि ये जो हमें समझ नहीं आ रहा है इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास वही VR जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब क्या है अगला स्टेप हमारे पास, हम क्या करते थे एम्बेडिंग में, हमने क्या किया, पैड सीक्वेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी रिव्यूज़ हैं सारे सेम लेंथ के तो नहीं है। मैं सबको आपको कहूँ कि एक मैंने मूवी दिखाई है यहाँ पे, और मैं कहूँ कि इसके रिव्यूज़ चाहिए, तो ये रिव्यू डिफरेंट देगा, ये रिव्यू डिफरेंट देगा, और उसके रिव्यू की लेंथ सबकी सेम नहीं होगी। मैं कहता हूँ एक ऐसे लिखो, तो उसके वर्ड सबके सेम तो नहीं हो सकते ना। तो ये सेम बनाने हैं, सेम कौन करता है, पैडिंग, पैड सीक्वेंस को पैड करना है, यानी हम वो क्या करेगा, आगे एक्स्ट्रा जीरोस लगा के सारे रिव्यूज़ की जो लेंथ है वो इक्वल कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक हमारे पास जो है वो कमांड है, केरास में ही हमने एक बनाया वेरिएबल, क्योंकि हम एक्सटेंड को ही ले रहे हैं। केरास यूटिलिस एक कमांड है, और पैड सीक्वेंस कल भी देखी थी हमने, और उसमें क्या देना होता है, जो आपका ट्रेनिंग डाटा है साथ में पैडिंग क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, यानी जो बाद रिमेनिंग आपके पास जो वर्ड्स हैं उनको 0 के साथ एडजस्ट कर दें, और लेंथ भी देनी है। अच्छा, कल हमने लेंथ नहीं दी थी, बाय डिफॉल्ट तो वो चूज कर लेता जो सबसे बड़ा रिव्यू। अब हो सकता है कोई 500 वर्ड्स का रिव्यू हो, तो वो इसकी वैल्यू को 500 सेलेक्ट कर लेगा। अब हमने क्या करना है, ये लेंथ एज अ आर्गुमेंट खुद देनी है, मैक्सिमम लेंथ 250, ठीक है। अब हो सकता है कोई आपके पास रिव्यू 1000 वर्ड्स का हो, उसकी सारी कट कर देगा, और जो फर्ज करो ये 147 का है, इसको 250 पे ले जाएगा। ये पॉइंट समझ आया कि ये हमने लेंथ खुद दे दी है, क्योंकि देखो रिव्यूज तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, हमने अपने मॉडल के हिसाब से और अपने लैपटॉप के हिसाब से ज़रा एडजस्ट करके रखना है उसको। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या कहा
उसकी मैक्सिमम लेंथ सेट कर दी कि अगर तो फर्ज करो अगर छोटा बहुत ज़्यादा आ गया है तो उसमें जीरोस एडजस्ट करके उसकी लेंथ सेट कर दे, और अगर तो बहुत बड़ा आ गया है तो उसमें क्या करेगा, ये उसको ज़रा कट ऑफ कर देगा। ये लाइन समझ आइए आपको। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और भी है कि जब हमने डाटा सेट को लोड किया था ना, वहाँ पे वोकैबुलरी साइज को भी लिमिट कर दिया था 5000 पे। टोटल कितना है, 25,000, ठीक है ना। यानी अगर टोटल की मेन टोटल की बात की जाए तो 50 है, ट्रेनिंग टेस्टिंग की बात की जाए तो 25,000 है। तो यहाँ पर भी हमने वोकैबुलरी साइज के आपने टोटल 5000 रिव्यूज के ऊपर रखना है, क्योंकि देखो अगर सारे रख लोगे ना, 25,000 रख लोगे या इस वैल्यू को डिफॉल्ट रख लोगे, तो आपका लैपटॉप इतना कैपेबल नहीं है कि वो, या सिस्टम हमारे इतने कैपेबल नहीं है कि वो उसको ट्रेन कर सकें। तो हो सकता है सारी रात बैठे रहो आप, 25,000 अगर कन्वर्ट करने लग जाए। तो हमने यहाँ पर भी इस चीज़ को थोड़ा सा लिमिट कर दिया है कि वोकैबुलरी साइज जो लेना है उसने 5000 पे लिमिट रखे, ठीक है। तो और हमें जो है वो बाकी यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी लिमिट लगाई है कि जो पर रिव्यू आपकी लेंथ होगी वो भी 250 होगी, उससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर कम है तो पैडिंग कर दे, अगर ज़्यादा है तो कट ऑफ कर दे, इसका ये मतलब है। ठीक हो गया है। तो ये काम हमने क्या किया है, ट्रेनिंग डाटा पे भी कर दिया है और टेस्टिंग डाटा पे भी, दोनों पे अप्लाई कर दिया हमने। अब आगे क्या करना है, आप दोबारा एक दफ़ा लेंथ चेक करना चाहते हो आफ्टर पैडिंग कि अब कितनी लेंथ है, तो वो आपको बताएगा कि 2500 सैंपल है, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी जो सेकंड वैल्यू है उसको लिमिट कर दिया 250 पे, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये वोकैबुलरी साइज, यानी ट्रेनिंग डाटा की वोकैबुलरी साइज, जो एम्बेडिंग की वैल्यू देते हैं हम। पहली वैल्यू कौन सी होती है, वो 9 जो हमने दिया था कल, यानी उसमें हमारे पास टोटल यूनिक नंबर्स कितने थे, 9 थे, तो हम 1 प्लस कर देते थे और वो क्या होता था, हमारे पास वोकैबुलरी साइज होता था। अब हमने वोकैबुलरी साइज खुद से यहाँ पे 5000 पे लिमिट कर दिया उसको, ठीक है, ताकि 25 पे ना लेके जाए उसको। अब ये काम हो गया हमारा, समझ आया यहाँ तक। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, सिंपल मॉडल लगाना है। मॉडल कैसे लगाना है, आपने वही फंक्शन बनाना है, और पहली लेयर हमारी इनपुट लेयर है, या तो ये लेयर बना दो या फिर डायरेक्ट एम्बेडेड लेयर बना दो। एम्बेडिंग लेयर में यहाँ पे हमने कल कुछ आर्गूमेंट पास किए थे, जिसमें से आउटपुट हमने दी थी कि आउटपुट लेंथ इतनी होगी, इनपुट लेंथ इतनी होगी। अगर तो इनपुट लेंथ जो है वो यही देनी है तो आप इनपुट लेयर नहीं बनाओगे, ये भी एक ऑप्शन होता है कि आपने इनपुट लेयर पहले ही बना दी, उसमें शेप क्या रखा, 250। ये 250 वही है जो आपकी मैक्सिमम लेंथ है। तो ये आप बेसिकली यहाँ बना लो, या फिर क्या करो, आर्गूमेंट में यहाँ पास कर दो, एक ही बात है। जैसे कल हमने यहीं पास कर दी थी आर्गूमेंट में। तो अब क्या है, एम्बेडिंग लेयर में 5000 किया है, ये वोकैबुलरी साइज जो हमने यहाँ दिया था वही यहाँ देना है आपने। और 2 क्या है, उसके एम्बेडेड वेक्टर, यानी हमने 2 सेलेक्ट किए थे ना, कि उसकी जो स्केलिंग करेगा वो 2 वेक्टर्स में कर देगा, ठीक है। हर वर्ड का 2 वेक्टर्स बना देगा, 3 भी कर सकते हो, लेकिन जितने बढ़ाओगे उतने ज़्यादा फिर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, वही रख दो आप। कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे। समझ आया ये चीज़। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये एम्बेडिंग लेयर वही है जो हमने कल बनाई थी। इसमें पहली वैल्यू आपका वोकैबुलरी साइज हमने यहाँ 5000 रखा था, कल हमारा जो था वो 9 निकला था, क्योंकि जो हमने डाटा सेट खुद बनाया था। और 2 वो है जो वेक्टर बनने हैं, ये हमने बाय डिफॉल्ट 2 पे रखा हुआ है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनपुट शेप थी वो हमने कल यहाँ दी थी, आज हमने अलग से दे दी है, ठीक है। और वो शेप क्या है, वही के पर रिव्यू टोटल लेंथ क्या होगी, 250 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली लेयर आपने आरएनएन की बनानी है। यानी पहला हम क्या करने लगे हैं, मॉडल आरएनएन का। तो उसमें हम क्या करेंगे, keras.layer.simple RNN, ये इसका सिंटैक्स है प्रॉपर। और ये वैल्यू 32, तो उसमें न्यूरॉन्स कितने होंगे, ये वैल्यू अपनी मर्जी से दे सकते हो। मैंने 32 रखी है, आप 16 भी रख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी ना रखना, क्योंकि ये ज़रा हैवी मॉडल है, तो फिर वो टाइमिंग ट्रेनिंग का ज़्यादा लगेगा। तो 32 मैंने यहाँ वैल्यू दी। और एक्टिवेशन फंक्शन दिया है 10H का। इसकी मैंने आपको वजह समझाई थी थ्योरी में कि RNN, LSTM, GRU या इसके बाई डायरेक्शनल जितने भी हैं, उन सब में जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, 10H। अगर रेलू लगा दोगे ना, यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ट्रेनिंग में क्या करेगा, ट्रेनिंग में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि पहले एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाएगी, फिर अचानक से डाउन हो जाएगी। वो काम नहीं कर रहा होता, वो आपके मॉडल को ओवरफिट कर रहा होता है एक तरह से। तो रेलू बाय डिफॉल्ट होता नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली ये चीज़ काम आती है यहाँ पे 10H की। हाँ, रेलू यूज़ कर सकते हो, आगे डेंस लेयर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस लेयर में जो RNN की लेयर बन रही है उसमें एक्टिवेशन फंक्शन 10H यूज़ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली लेयर होगी हमारे पास डेंस लेयर, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, 2 बनानी है, 3 बनानी है। मैंने एक ही बनाई है, मॉडल को सिंपल रखा है, और उसमें मैंने 16 न्यूरॉन्स पास कर दिए हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन रेलू, यहाँ पे रेलू यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये आपकी डेंस लेयर है, ठीक है।
और उसके बाद फाइनल लेयर 1 ऑब्वियसली होगी, क्योंकि इसमें उसने नेगेटिव बताना है या फिर पॉजिटिव बताना है, ठीक है। और ये अब यहाँ पे एक्टिवेशन फाइनल का क्या होता है, वो फिर डिफॉल्ट वही होता है, या तो सिग्मॉइड होता है या सॉफ्ट मैक्स होता है, वही हमने सिग्मॉइड ले लिया यहाँ पे। अब नाम रख दिया उसका एक, और फाइनली अपना कंपाइल करके उसमें ऑप्टिमाइजर एडम शुरू से चलता आ रहा है हमारा। और लॉस हमने लिया है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि दो ही आपके पास है, यानी उसने या तो नेगेटिव उसको जो है वो सिलेक्ट करना है या फिर पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। और फाइनली एक्यूरेसी को हमने मैट्रिक्स में यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट बनाया, समरी निकाल ली फाइनली। तो समरी वही जैसे पहले समरी आती है, मैंने बनाई नहीं है यहाँ पे। और समरी में क्या होगा, आपकी पहली लेयर होगी एम्बेडिंग लेयर, उसका इनपुट साइज होगा, फिर आपके पास उसमें आरएनएन लेयर होगी, उसका साइज होगा जो हमने यहाँ पे सेट किया है, उसके बाद डेंस लेयर का इनपुट साइज, और उसके फिर कितने पैरामीटर्स आगे कैलकुलेट हुए हैं, और टोटल पैरामीटर निकाल के फाइनल क्या देता है वो बाइट्स के, कितने बाइट्स उस समरी ने यानी उस मॉडल ने कंज्यूम किए हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब आगे स्टेप वही, आपने क्या करना है, इसको ट्रेन करना है, फिट कमांड यूज होगी, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, बैच साइज रख लो, अच्छी बात है, ठीक है। 64 का बाय डिफॉल्ट मैंने लिया है, आप 32 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 128 ले सकते हो, अपोचिस 5 काफ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि इतने में ही पता चल जाएगा कि देखो अगर 10 अपोचिस करोगे ना, तो मैंने पहले 10 किए थे, तो हुआ क्या, 8 अपोचिस के बाद ना एक्यूरेसी गिर गई थी, यानी मॉडल ओवरफिट होना शुरू हो गया था। तो उससे मुझे एक ऑप्टिमम वैल्यू पता चल गई कि 5 अपोचिस बहुत है, नॉर्मली 7 के बाद एक्यूरेसी उल्टा गिर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 मैंने रखा है। और उसके बाद वैलिडेशन डाटा, इसका हमने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है। ये वही चीज़ है जो हम इसके बाद करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, फिट करते हैं, फिट के बाद एवेल्युएट करते हैं। फिट किस पे करते हैं, ट्रेनिंग डाटा पे। एवेल्युएट किस पे करते हैं, टेस्टिंग डाटा पे। अगर वो स्टेप नहीं करना आपने, तो सिंपल यहीं पे एक आर्गुमेंट पास कर दो, वैलिडेशन डेटा किस पे होगा, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, तो इसकी जो आपकी पर अप्रोच वैल्यू है यहीं पे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। जो एवेल्युएशन हम बाद में अलग से करते थे, ठीक है, अलग से भी कर सकते हो, मसला नहीं है, मैंने पीडीएफ में अलग से भी करके दिखाया आपको, लेकिन यहाँ पर भी इस वैल्यू को पास किया जा सकता है एज अ वैलिडेशन डाटा, और उसमें आपके पास टेस्टिंग वैल्यूज आ जाएंगी दोनों, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अप्रोच चलाएगा, सबसे पहले टाइम दिखाएगा आपको, और उसके बाद लॉस, एक्यूरेसी, फिर आपके पास आगे आ जाएगा वैलिडेशन लॉस, वैलिडेशन एक्यूरेसी। जो काम हम एवोल्यूशन में करते थे अब वो यहीं पे हो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ये काम भी किया जा सकता है। तो अब क्या होगा, सिंपल मॉडल चला दो। इसमें मेरी 5 अप्रोच के बाद 53% एक्यूरेसी आई थी, और अगर मैंने पहले जब 10 किया था तो उसके बाद गिरना शुरू हो गई थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 5 तक ही इसको जो है वो फिट करना चाहिए, तो इसके बाद ये आगे फर्दर काम नहीं करेगा। तो इसमें मेरे पास क्या एक्यूरेसी आई, 53%, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, प्रिडिक्शन का, ऑब्वियसली, ठीक है। पहले करूंगा मैं टेस्टिंग डाटा पे, ठीक है। कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, एक्स टेस्ट में से एक रिव्यू उठा लिया, कोई सा भी रैंडम जो मुझे समझ आया कि 25 नंबर पे, यानी 25 नंबर इंडेक्स पे कोई रिव्यू पड़ा हुआ है, उसको मैंने उठाया और उसको एक नए वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। और उसकी पहले अरे बना ली, ठीक है। अरे बनाने के बाद इफ एल्स लगाया हुआ है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। मॉडल 1, क्योंकि ये कौन सा मॉडल था, मॉडल 1, क्योंकि हम 5 मॉडल बना रहे हैं, तो मैंने 1, 2 के हिसाब से इसको जरा डिस्टिंग्विश रखा हुआ है। मॉडल 1 में प्रेडिक्ट किया, टेस्ट रिव्यूज यही वाले जो मैंने बनाए थे, यानी मैंने यहाँ पे एक टेस्ट रिव्यू उठाया है, उसको इसमें डाला, उसकी अरे बनाई, और फाइनली इसको कह दिया कि अगर ये तो ग्रेटर देन 0.5 हो ये वैल्यू, तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर ले 32 बिट के हवाले से, और उसके बाद बता दे कि पॉजिटिव है अगर तो ग्रेटर देन 0.5 हो, अगर नहीं हो तो एल्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस कमांड को रन करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू 25 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ था वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, ठीक है। और इसको फिर आप दोबारा चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट ये करके कि आप एक्स टेस्ट में बता दें कि 25 नंबर पे कौन सा है, तो वो डायरेक्ट बताएगा। तो वो भी हो सकता है गलत भी प्रेडिक्ट कर दे, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, सम टाइम करेक्ट भी होता है वो। आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो सेंटीमेंट के वो पॉजिटिव है, और इसको उससे मैच कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन किस पे, टेस्ट डाटा पे। ये गलत भी हो सकती है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई है, हो सकता है सही भी हो। तो अब हम करेंगे एक नई मूवी पे। नई मूवी के लिए मैंने आपको CSV फाइल बना के दी है, और वो हमने एक मूवी नेट से उठाई है, और उसके रिव्यूज़ की जो CSV फाइल है वो दी है मैंने आपको, ठीक है। आप पहले क्या करोगे, उस CSV फाइल को रीड करोगे, ठीक है, पांडास के जरिए उसको एक बनाओगे वेरिएबल में, और उसके बाद random.int की कमांड यूज़ की है, क्योंकि उसमें 10 रिव्यूज़ हैं टोटल,
जो मैंने आपको CSV फाइल दी है बारबी मूवी की, उसमें 10 रिव्यूज़ हैं। मैं कहता हूँ कि पहले रैंडमली अपनी मर्जी से कोई उठाए, 1 में से लेके 10 तक, उस 10 रिव्यूज़ में से पहले एक चूज़ करेगा यूजिंग दिस कमांड अपनी मर्जी से, फिर उसको दिखाएगा कि उसको LOC करके दिखाएगा कि वो रिव्यू है क्या जो उसने चूज़ किया है। यानी ये मैंने ये काम 2 हिस्सों में किया है। पहला हिस्सा क्या था कि रैंडमली 10 में से कोई एक रिव्यू उठा ले और फिर मुझे वो दिखाए कि कौन सा रिव्यू उठाया उसने। वो दिखाएगा कि हाँ जी मूवी स्टार्स जो भी है समथिंग, और वो कौन सा सेंटीमेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसने दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ उसको प्रिडिक्ट करे। प्रिडिक्ट कैसे करेगा? प्रिडिक्ट के लिए पहले हम उस रिव्यू को एज अ इंडेक्स उस टेस्टिंग डाटा में डाल देंगे। ये इंडेक्स क्या है? बेसिकली हमारा यहाँ पे जो हमने ये बनाया था, सॉरी ये रैंडम डॉट इंड करके जो हमने एक रैंडम वैल्यू उठाई थी, उसको हमने इंडेक्स नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। उस इंडेक्स को मैंने क्या किया, फाइनली एक्स टेस्ट के डाटा में डाला है और उसको एक नए वेरिएबल में डाल दिया यूजर रिव्यू के नाम से, और उसको दोबारा अरे में कन्वर्ट किया और फिर अल्टीमेटली वही काम किया। प्रिडिक्ट अगर तो ग्रेटर देन 5 होगा तो पॉजिटिव है, अगर तो इससे कम वैल्यू आएगी तो नेगेटिव है। तो इसको उसने प्रिडिक्ट किया था मेरे केस में कि नेगेटिव है, और यहाँ पर भी उसने पॉजिटिव बताया था, यानी ये एक्यूरेसी सही नहीं आई हमारी क्योंकि 53% है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्टिंग डाटा में प्रिडिक्ट कर सकते हो और एक नई मूवी को भी लेके CSV फाइल के तौर पे भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूरेसी सही आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, क्योंकि 53% हमारा जो है वो रेट निकल के आया है। तो ये पहला मॉडल हमारा बना है RNN का। समझ आया? इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल हमने CSV फाइल से एक रैंडमली एक वो उठाई है वैल्यू, उसको किसी वेरिएबल में डाला, उसको अरे में कन्वर्ट किया और क्या किया, सिंपल इफ एल्स की कमांड लगा के हमने कह दिया कि प्रिडिक्ट में से ये वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू अगर 0.5 से लेस होगी तो नेगेटिव होगा। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल यहाँ पे सिनेरियो नहीं है, बेसिक पाइथन ही यूज हुई है। ठीक है, समझ आया ये? अब आगे करते हैं BRNN, अगला मॉडल। तरीका सारा सेम है, यानी ये कौन सा मॉडल है? बाई डायरेक्शनल RNN। तरीका सारा सेम है, मैंने ज़्यादा वैल्यूज नहीं लिखी। जो मेन वैल्यू जो चेंज करनी है ना आपने, वो है केरास डॉट लेयर, यानी पहली 2 लेयर सेम होगी। कौन सी दोनों? यानी एम्बेडिंग लेयर सेम होगी, उसके बाद अगली जो लेयर होगी ये इनपुट लेयर भी सेम होगी, एम्बेडिंग लेयर भी सेम होगी। तीसरी जो लेयर है ना वो ज़रा डिफरेंट होगी। वो कैसे लिखनी है आपने? केरास डॉट लेयर डॉट बाई डायरेक्शनल, फिर ब्रैकेट लेयर्स इज इक्वल टू केरास डॉट लेयर्स डॉट सिंपल RNN, फिर आगे वही 32 एक्टिवेशन फंक्शन 10H और ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और बाकी जितनी नीचे की आपकी लेयर्स हैं वो सारी इस तरह से आएंगी समरी तक। समरी आपके पास आ जाएगी, जो भी समरी होगी उसकी पैरामीटर्स होंगे और आपकी उसकी फिटिंग भी सेम इसी मेथड से होगी। तो आप क्या करो, एक ही मॉडल सही बनाओ, बाकी सारे सेंटेक्स को कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, ताकि बार बार लिखना ना पड़े ना। तो इसकी मेरे पास एक्यूरेसी आई थी 49%, और कम हो गई है, यानी इस सिनेरियो में मेरे पास बाई डायरेक्शनल भी काम नहीं आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सारे मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद अगला कौन सा है? LSTM। LSTM का भी सारा सेम सिनेरियो है, पहली दोनों लेयर सेम होंगी, तीसरी लेयर में जस्ट आपने डॉट सिंपल RNN जहाँ पे आ रहा था ना उसकी जगह LSTM लिखना है, और कुछ भी चेंज नहीं है। आगे वही न्यूरॉन्स भी उतनी ही मैंने रख दिए हैं और एक्टिवेशन फंक्शन 10H है, बाकी नीचे वाली सारी लेयर्स भी सेम है टिल समरी तक। और उसके बाद फिटिंग भी सेम तरीके से करनी है आपने। यहाँ पे आया था 87%। क्यों? क्योंकि आपका जो RNN है वो क्या है समझाने के लिए, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल बात हो गई ना। टेक्निकल बात क्या है कि उसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है। RNN के पास क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है। LSTM के पास लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। और इसकी कहानी हमने समझी थी कि वो याद रखता है चीज़ों को ज़्यादा देर तक, और किस तरह से करता है वो हमने थ्योरी में देखा। समझ आया? ठीक है, तो इसमें 87% आई है मेरे पास। और फिर अगली लेयर है हमारे पास BLSTM, यानी बाई डायरेक्शनल LSTM में उल्टा हमारे पास क्या हो गया था, थोड़ी सी गिर गई थी, यानी 1% के हिसाब से। तो तरीका वही है, एक लेयर का जरा डिफरेंस है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल लिखोगे केरास लेयर और LSTM यूज कर लोगे, बाकी सारा सिनेरियो सेम है। 86% आई है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल हमारे पास द गेम ऑफ द शो GRU जैसे ज़्यादा है हमारा, तो उसमें भी सेम तरीका ये करना क्या है, यही सिंपल RNN की जगह आप लिख दोगे GRU, ठीक है, और सेम आगे सारा कोड सिंटैक्स सेम है। इसके साथ भी हमारी ऑलमोस्ट कितनी आ रही थी, 87.5 के करीब आ रही थी, ठीक है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्म LSTM ने और GRU ने किया है।
सबका सेम रखा है, 5 बैच साइज भी सेम है और हर चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे लेयर, मेन लेयर चेंज की है, उसके न्यूरॉन्स भी चेंज नहीं किए। क्या चीज? हाँ, हो सकता है कि इसके अप्रोच 10 बढ़ाओ तो हो सकता है 90 प्लस चले जाए। मैंने किया नहीं है, ये सवाल अच्छा है आपका कि GRU में ओवर फिटिंग जरा कम होती है, यानी ओवर फिटिंग क्या है कि पहले एक्यूरेसी बढ़ गई है फिर अचानक से कम हो गई है अगली अप्रोच में। तो इसमें मैंने किया नहीं, हो सकता है 10 अप्रोच पे हो सकता है कि 90 प्लस आ जाए। आप करके देख लेना, वेरिएशन आप डालो ताकि समझ आए चीज़ के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा। आपने इसको पहले वाले को भी 10 पे करके देखना है, ठीक है। हो सकता है कि वो रैंडमली जो उठा रहा होता है डाटा उसमें आपकी ना आए, लेकिन अक्सर ऐसा मेरे पास जितनी सिनेरियो बने थे ना उसमें ये था कि 7 के बाद वैल्यू जो है वो एक्यूरेसी की वो कम हो गई थी। तो आप इसमें वेरिएशन चेंज करो, अप्रोचेस ज़्यादा रखो, कम रखो, बैच साइज को आगे पीछे करो, यहाँ पे न्यूरॉन्स को कम ज़्यादा करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर देना क्योंकि हमारे सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने हैवी नहीं है हमारे। तो ये बेसिकली कोड है आज का, मुश्किल नहीं लगा, ईजी है, कर लोगे, इसको परफॉर्म करो। और ये आपका ना एक तरह का प्रोजेक्ट भी है कि आपने क्या किया है, कंपैरिजन किया है ऑफ 5 डिफरेंट डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इस तरह की स्टेटमेंट को अपनी CV में लिखना भी है आपने बाद में, कि अभी करवाएंगे सबकी CV को अपडेट। तो जितने प्रोजेक्ट्स बनाए, कौन कौन से बनाए? आपका पहला प्रोजेक्ट बना था कैंसर प्रिडिक्शन का, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? कैंसर प्रिडिक्शन, ब्रेस्ट कैंसर प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल, आगे ब्रैकेट में SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। फिर उसके बाद अगला प्रोजेक्ट कौन सा? ये मिनी प्रोजेक्ट है, हैवी नहीं है। तो इसको C में जब लिखोगे ना प्रोजेक्ट का टाइटल डाल के, तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। कभी आपने जॉब के लिए जाना है तो उसमें सारी चीज़ें आपको उनको पता होंगी, ये इसने काम किया हुआ है ऑलरेडी। और अगला कौन सा था? अगला था हमारे पास डायबिटीज़ प्रिडिक्शन, डायबिटीज़ डिटेक्शन सॉरी, और यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल, आगे जो भी उसमें डिसीजन ट्री यूज़ किया था हमने। और उसके बाद हार्ट डिजीज़ प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल, आगे ब्रैकेट में जो भी हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया है। और उसके बाद कौन सा किया था? कॉन्वोल्यूशनल की बात की जाए तो हम करेंगे इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग मॉडल, आगे ब्रैकेट में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और उसके बाद अगले स्टेप में लिखोगे इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग मॉडल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। उसमें डाटा सेट का नाम मत लिख देना, ये प्रॉपर जनरल टर्म यूज होती है कि इमेज क्लासिफिकेशन की आपने, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर कैट एंड डॉग वाला लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा जनरल सा है, कोई अच्छा कर लो। मैंने आपको कहा था कि कैगल पे अकाउंट बना लो, kaggle.com एक वेबसाइट है जहाँ पे डाटा सेट पड़े होते हैं, वहाँ पे डाटा सेट डाउनलोड करो, ठीक है। इमेजेस का डाटा सेट, जैसे एक दो बच्चों ने किया है कि एक ने वो ब्रेन ट्यूमर का डाटा सेट डाउनलोड किया है, और एक जो है वो फेस मास्क का भी पड़ा हुआ है कि कुछ इमेजेस मास्क के साथ हैं, कुछ इमेजेस बगैर मास्क के साथ हैं। जब ये 2 इमेजेस आपको मिलेंगी तो CNN आप कर सकते हो, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपका मिनी प्रोजेक्ट बन सकता है। और इसके अलावा आज की बात की जाए तो सेंटिमेंट एनालिसिस हमने किया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डीप लर्निंग मॉडल्स और ऑन सेंटिमेंट एनालिसिस, आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये सारे एल्गोरिदम थे। और कल हम करेंगे टाइम सीरीज़ पे काम। टाइम सीरीज़ पे भी हमने RNN और LSTM लगाना है। टाइम सीरीज़ का डाटा हम ले लेंगे, वो भी लिख सकते हो। और इसके अलावा मंडे को इंशाल्लाह करेंगे या फिर जुम्मे को कर लेंगे इमोजीफाई टेक्स्ट, यानी कह लो कि टेक्स्ट एनालिसिस या इमोजी, यानी मिसाल के तौर पे होता ये है ना कि आई मिस यू एक वर्ड है, इसके बाद इमोजी खुद ही आ जाए उस सेंटेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने प्रिडिक्ट करना है, तो ये काम हम करेंगे। इसको कहते हैं इमोजीफाई टेक्स्ट, ये भी एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, तो ये भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद हमने पढ़नी है फाइनली कंप्यूटर विजन। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर विजन में प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन के जो नेट पे जितने भी आप देखते हो डीप लर्निंग की चीज़ें, कि फेस डिटेक्शन, मास डिटेक्शन, इस तरह की चीज़ें सारी कंप्यूटर विजन में होती हैं। तो इसके भी 3-4 कर लेंगे तो एक अच्छा आपके पास CV में मटेरियल आ जाएगा डालने के लिए। और उसके बाद जब स्किल का सेक्शन आता है तो स्किल के सेक्शन में आप लिख सकते हो प्रोग्रामिंग, पाइथन आ गई है, C++ आ गई है और जितनी भी हैं, और उसमें पाइथन के आगे लिख सकते हो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और आगे फर्दर लिख सकते हो कि ये एल्गोरिदम पे मैंने काम किया है। तो CV को बेहतर करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर करो, अगर तो जॉब्स के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए आपने ज़रा जल्दी अप्रोच करना है इन चीज़ों को। तो बाकी देखते हैं, इसको परफॉर्म करो।